बिन बुलाए मेहमान की तरह चली आती है और मेरी इस छोटी सी बगिया में लगे प्यारे प्यारे फूलों के साथ होली खेल कर चली जाती है। पता था मुझे कि तू आंगन में ही होगी। देखो ना माँ, आज मेरे इन पौधों में एक भी फूल नहीं खिले हैं। अरे जब तक तू भंवरे को आने नहीं देगी तो ये कलियां कैसे खिलेंगी। अब तू ही इन पेड़ पौधों के आजू बाजू दिन भर भिनभिनाती रहती है। अपनी माँ सीबो की बात सुनकर नीलम आंगन में लगे पेड़ पौधों को भरी हुई आंखों से देखकर कहती है, माँ, इस गरीब खानाबदोश जैसी जिंदगी में ये पेड़ पौधे, पत्ते और ये खिले हुए रंग बिरंगे फूल ही तो कुछ गरीब को थोड़ी बहुत खुशी देते हैं। और इन फूलों ने आपकी इस बदनसीब बेटी को मेरे लंबे हाथों के चलते दुनिया की तरह ठुकराया नहीं बल्कि अपनाया है। नीलम के लंबे हाथ उसकी खुशियों भरी जिंदगी के आगे कसौटी बनकर खड़ा था। यहाँ तक कि कुछ सालों पहले तक नीलम के पूरे परिवार ने बेघर होकर सड़कों के धक्के खाए। ऐसे में अपने दिमाग से नीलम ने अपने परिवार के रहने के लिए पत्तों से झोपड़ी बनाई और घर चलाने के लिए अपने हाथों का हुनर का इस्तेमाल करके दर्जी का काम शुरू कर दिया, जिसे बस वो इतना ही कमा पाती कि 2 वक्त की रोटी खा सके। तब से ये पेड़ पत्ते लंबे हाथों वाली नीलम की जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। नीलम, जरा सुन तो। जी भैया। जरा मेरे ये कपड़े धो देना, बहुत ही गंदे हो गए हैं। ठीक है भैया। नीलम अखिलेश के कपड़ों को धोने के लिए लेकर जाने लगती है। तभी अखिलेश का बटुआ जमीन पर गिरते ही उसमें से एक लड़की की तस्वीर निकल आती है। क्या बात है अखिलेश भैया, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। चोरी चोरी भाभी भी ढूंढ ली और मुझे और माँ को बताया भी नहीं। वैसे भाभी है बड़ी सुंदर। छोटी, ला दे फोटो मुझे। नहीं दूंगी। माँ, ये लो फोटो। सच बता अखिलेश, क्या तू इसे पसंद करता है? हाँ माँ, मगर अंजलि बहुत अमीर घर की बेटी है। भैया, आप मुझे ये बताइए, भाभी आपसे प्यार करती है? हाँ नीलम। तो बस शादी भी करेंगी और आप देखना, ये ननंद अपनी भाभी का स्वागत खुशी से करेगी और अपनी प्यारी भाभी की सुहागरात की सेज खुद अपने हाथों से सजाएगी, वो भी इन सुंदर फूलों और पत्तों से। जहाँ नीलम अपनी भाभी के घर आने की खुशी में अपनी झोपड़ी को फूल पत्तों से सजा रही थी, मगर वो बेचारी कहाँ जानती थी कि घमंडी अंजलि के लिए रिश्तों के मायने जरा भी नहीं थे। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। माँ, जरा देखो, अंजलि भाभी को मेरे पत्तों का सजाया सेज पसंद आएगा ना? हाँ मेरी बच्ची, जरूर पसंद आएगा। तूने इतने प्यार से जो सजाया है। लगता है भैया भाभी को ले आए। अंजलि दुल्हन के जोड़े में दरवाजे पर खड़ी थी। उसने बहुत ही महंगा लहंगा पहना था। वहीं सीबो उसका गृह प्रवेश करते है। आओ बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो। हमारे छोटे से महल में तुम्हारा स्वागत है। ये सुनकर अंजलि गुस्से में भड़की हुई मन में कह रही थी, पता नहीं मम्मी जी को ये झोपड़ी महल कहाँ से लग रही है। पता नहीं किन गरीबों के बीच आकर फंस गई। कितने सपने देखे थे मैंने अपने ससुराल को लेकर और स्पेशली सुहागरात को लेके। सबकी बहन बच गई। क्या हुआ भाभी, घर पसंद नहीं आया क्या? अपने ननंद के सवाल पर अंजलि गुस्से से दांत पीस कर कहती है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, वंडरफुल। अरे नीलम, अब अपनी भाभी की मुंह दिखाई भी शुरू कर दो, पहले ही इतनी देर हो चुकी है। इसके बाद अंजलि की मुंह दिखाई शुरू हो जाती है, मगर मुंह दिखाई की थोड़ी ही देर में वो चिढ़ कर कहती है, बस बहुत हो गया, अब मुझसे और नहीं बैठा जाएगा। बस अंजलि भाभी 2 मिनट और। एक काम करो मेरी प्यारी ननद, मेरी जगह तुम अपने ये राक्षस जैसे लंबे लंबे हाथ लेकर बैठ जाओ। जब से आई हूँ किसी के पैर छू रही हूँ, किसी के पैर धो रही हूँ। मुझे आराम करना है, मेरा बेडरूम कहाँ है? क्यों नीलम बेटी, तुम सभी ने हमको यहाँ अपनी भाभी से बेइज्जत होने के लिए बुलाया था क्या? इन अमीरों के लिए रिश्तों और रस्मों के कोई मायने नहीं होते। चलो बिमला। अंजलि के किए गए घमंडी बर्ताव के चलते सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। नीलम भी अपने लंबे हाथों के लिए अपनी भाभी के मुंह से इतना बुरा भला सुनकर भी अपने मन को मनाकर उसे खुशी से अंदर ले आती है और पत्तों का सजा हुआ सेज दिखाती है, जिस पर एक आधे गेंदे के फूल भी थे। ये देखिए भाभी, मैंने अपने हाथों से आपके लिए इतने सुंदर पत्तों से आपकी सुहागरात का सेज सजाया है। सुंदर है ना? क्या बुरे दिन आ गए हैं मेरे। अब मुझे इस 2 कौड़ी के पिलपिले पत्तों के सेज पर सोना पड़ेगा। अब मेरी प्यारी लंबे हाथों वाली इकलौती ननद ने जो सजाया है। नीलम, अब मेरे सर पर क्यों खड़ी हो? हम दोनों को अकेला छोड़ दो। मगर अंजलि, हमारे पास बस यही जगह है। मेरे साथ साथ मेरी माँ और मेरी बहन भी यहीं सोते हैं।
अखिल, अगर एक दिन के लिए तुम्हारी माँ और बहन बाहर सो जाएंगे तो उन्हें आसमान नहीं खा जाएगा। और वैसे भी तुम्हारी बहन के पास तो जैसे लंबे लंबे हाथ हैं, इंसान तो दूर भूत भी तुम्हारी बहन के राक्षस जैसे लंबे हाथ देखकर भाग जाएगा। चलो अब जाओ भी ननद जी, या लड्डू पेड़े लेके जाओगी। इस तरह से एक बार फिर अंजलि अपनी ननद के लंबे हाथों का मजाक बनाकर उसे भगा देती है। नीलम सारी रात अपनी माँ के साथ घर के आंगन में सोती है। उसे अपने लिए बेइज्जती का बुरा तो लग रहा था, मगर वो अपने भाई अखिलेश को खुश देखकर खुश थी। अगले दिन, मम्मी जी, आपने मेरी शादी के लिए एक भी साड़ी नहीं बनवाई। अंजलि बहू, तुम तो जानती हो हम कितने गरीब हैं, मुश्किल से तो ये शादी हो सकी है। कैसा भिखारी ससुराल मिला है। मेरे लिए शादी का झोला भेजने की तो आप लोगों की औकात नहीं हुई, मगर 2 जोड़ी कपड़े भी इस घर में बहू के लायक नहीं खरीदे गए। भाभी, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करती हूँ। अपने घर को टूटने से बचाने के लिए नीलम आंगन से ढेरों पत्ती और कुछ खिले हुए फूलों से खूबसूरत सी साड़ी सिलकर अंजलि को पहनने को देती है। ये लो अंजलि भाभी, मैंने आपके लिए साड़ी बनाई है, फिलहाल के लिए आप यही पहन लो। मुझे सिलाई के पैसे मिलेंगे तो मैं आपके लिए नई साड़ी खरीद कर ले आऊंगी। नीलम, ये 2 कौड़े की पत्तों वाली साड़ी पहनकर मुझे आदिवासी नहीं बनना। एक तो तुम्हारे लंबे लंबे हाथ देखकर मुझे लगता है तुम कहीं जंगल की छोटी आदिवासी तो नहीं, या फिर कहीं तुम्हें कोई बीमारी नहीं। दूर रहो मुझसे। अंजलि की इस बार की तानेबाजी नीलम के दिल पर घाव की तरह जा लगती है। वो बहुत रोती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अंजलि किसी न किसी बात को आड़ बनाकर अपनी ननंद नीलम को उसके लंबे हाथों के लिए सुनाती ही रहती, और अब अंजलि को महीने चढ़ जाते हैं। उस समय के साथ वो 7 से 8 महीने की गर्भवती हो जाती है। नीलम बहुत खुश थी। माँ देखना, जब भाभी के बच्चे होंगे तो मैं उनके लिए पत्तों से बहुत ही सुंदर पालना बनाऊंगी, फिर चाहे मुझे अपने लंबे हाथ करके कितने भी ऊंचे पर लगे कंदब के पत्ते तोड़ने पड़े। तुम्हें क्या लगता है नीलम कि तुम जो ये ख्याली पुलाव पका रही हो तो ये मैं तुम्हें खाने दूंगी? ना तो मेरा बच्चा तुम्हारी मनहूस गोदी में खेलेगा, और ना ही उसे इस राक्षस जैसे हाथों से मैं तुम्हें छूने दूंगी। अब खड़ी क्या हो, अपने इस जिराफ जैसे हाथों से जाले उतारो। अपनी भाभी के मन से अपने लिए इतनी जहर भरी नफरत देखकर नीलम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है कि अचानक से झोपड़ी की छत का एक हिस्सा टूटकर अंजलि के पैर पर गिरने वाला होता है। तभी अपने लंबे हाथों से नीलम अंजलि को बचाने के लिए वहाँ से धक्का दे देती है। भाभी हटिए, मेरा हाथ। नीलम का हाथ छत से गिरी छप्पर से बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी अंजलि को लेबर पेन शुरू हो जाता है। माँ, मेरा बच्चा, नीलम, मेरे बच्चे को बचा लो। भाभी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। नीलम अपने लंबे हाथों से अपनी भाभी को गोद में उठाकर अस्पताल ले जाती है, जहां अंजलि एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। तभी नर्स कहती है, सुनिए, बच्चे को पहले किसकी गोद में देना है? नर्स, बाहर एक लंबे हाथों वाली लड़की खड़ी होगी, उन्हें अंदर बुला दो। नर्स नीलम को अंदर बुलाती है। अंजलि डबडबाई आंखों से अपना बच्चा नीलम को देती है। जा मेरे लाल, अपनी बुआ की गोदी में जा, आज इन्हीं की वजह से तू इस दुनिया में है। अपने भतीजे को गोद में लेकर नीलम खुशी से भर जाती है। ननन जी, अपनी भाभी को माफ कर दो। रिश्ते और उसके मायने क्या होते हैं आज मैं समझ चुकी हूँ। मैं खुशनसीब हूँ जो मेरे पास तुम्हारी जैसी ननन है। आखिरकार गरीब ननन का अपनापन उसकी घमंडी भाभी को बदल देता है, और कुछ समय बाद अंजलि के लंबे हाथों वाली ननन का रिश्ता भी अच्छे घर में लग जाता है। अर्चना, बस बहुत हो गया, अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। हम दोनों आज ही शादी कर लेते हैं। हाँ, रोनित बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम दोनों को भी शादी कर लेनी चाहिए। अगर हम माँ को तुम दोनों के बारे में बताएंगे तो वो कभी भी इस रिश्ते के लिए ना नहीं बोलेंगी। अगर हम लोग शादी कर लें तो माँ को इस शादी को मंजूर करना ही होगा। विशाल और रोनित ऐश्वर्या और अर्चना से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो इन दोनों से शादी कर लेते हैं। रोनित, विशाल, कौन है ये दोनों लड़कियां? और तुम लोगों ने ये शादी के जोड़े क्यों पहने हुए हैं? क्या चल रहा है ये सब? इसका नाम अर्चना है और इसका नाम ऐश्वर्या है। हम दोनों इन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए हमने मंदिर में शादी कर ली। आज के बाद ये दोनों इस घर की बहू है। आपने बिना बताए ऐसे ही किसी से भी शादी कर ली? आखिरकार ये लड़कियां है कौन? किस खानदान की है? ये रामपुर गांव की रहने वाली है। जब मैं और रोनित गांव घूमने के लिए गए थे तो हम दोनों की मुलाकात इनसे हो गई थी वहीं पर। क्या तुम दोनों ने इन गवार गांव की रहने वाली लड़कियों को हमारे घर की बहू बना कर ले आए? मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। अभी के अभी ये शादी तोड़ दो। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो?
हम दोनों ने इनसे शादी की है और शादी कोई मजाक नहीं है। अगर आप इन दोनों को अपनी बहू नहीं मानती हैं तो कोई बात नहीं, हम दोनों इस घर से ही चले जाते हैं। अपने बेटों को घर छोड़ता हुआ जाता देख लता को ना चाहते हुए भी इस शादी को मंजूर करना पड़ता है। लेकिन लता और लता की दोनों बेटियां डेजी और अनुष्का अर्चना और ऐश्वर्या को उनके गांव से और गंवार होने की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अर्चना, ये क्या है? ये तो कोई अलमारी की तरह दिख रही है। ये कैसी अलमारी है? इसमें तो खाने पीने की चीज रखी हुई है और इससे ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। अर्चना इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां पर डेजी और अनुष्का आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। सही कहा तुमने, ये अलमारी है। तुम एक काम करो, इसमें से ये सारी चीजें बाहर निकाल कर रख दो और अपने सारे कपड़े लाकर इस अलमारी के अंदर रख दो। ऐश्वर्या और अर्चना दोनों ही गंवार होती है और उन दोनों को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बारे में पता नहीं होता, जिसके चलते वो सारा खाने पीने की चीजों को बाहर निकाल देती है और उसके अंदर अपने सारे कपड़े रख देती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर लता आ जाती है और अर्चना ऐश्वर्या की इन सारी हरकतों को देखकर उन पर खूब चिल्लाती है। हे भगवान, ये कैसी बहू से पाला पड़ गया है। ये तो गवार की भी गवार निकली। तुम दोनों को अलमारी और फ्रिज में कोई फर्क नजर नहीं आता है क्या? ये कपड़े रखने की अलमारी नहीं है, फ्रिज है। इसके अंदर खाने पीने का सामान रखते हैं और तुम दोनों ने इसमें अपने कपड़े रख दिए। इसमें कपड़े रखने को ननन जी ने ही कहा था। ये तो गवार होने के साथ साथ झूठी भी है। भला हम ये सब करने को क्यों कहेंगे? हमने इन्हें ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा है। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद गलती करके मेरी बेटियों पर इल्जाम लगाती हो। इतना कहकर लता अपनी दोनों गंवार बहुओं की बहुत बेइज्जती करती है, जिसे देखकर डेजी और अनुष्का बहुत खुश होती है और वहीं बेचारी ऐश्वर्या और अर्चना बिना कुछ कहे अपनी सास की बातों को सुनती रहती है। क्या माँ, आज भी खाने में ये आलू और पत्ता गोभी है। कल भी हम लोगों ने पालक खाया था और परसों भी। क्या ये पत्तों सब्जियां रोज रोज क्यों बन रही है? हम इंसान है, कोई भेड़ बकरी नहीं है जो रोज पत्तों की सब्जियां खाएं। बेटा, मुझे भी ये पत्तों की सब्जियां पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी दोनों गवार भाभी रोज पत्तों की सब्जी बना देती है। आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? खाना अच्छा नहीं बना क्या? इंसानों के लायक बनाओ तो हम खाना खाएं। भेड़ बकरियों वाला खाना हम कैसे खा सकते हैं? रोज रोज पत्तों की सब्जी बनाना जरूरी है क्या? पत्तों की सब्जी खाना तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे हमें ताकत भी मिलती है। हमारे गांव में तो हम रोज इन्हीं पत्तों की सब्जी खाते हैं, तभी तो हमारे गांव के लोग एकदम तंदुरुस्त और ताकतवर रहते हैं। ये तुम्हारा कोई गांव नहीं है, हमारा शहर है और यहाँ पर ये पत्ते इंसान नहीं बल्कि भेड़ बकरियां खाते हैं। आइंदा अगर ये पत्तों की सब्जी घर में बनी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अर्चना और ऐश्वर्या शादी के बाद हर रोज खाने में सिर्फ हरी सब्जियां ही बनाती थी, जिसके चलते उनके ससुराल वाले उनसे हमेशा परेशान रहते थे। अपनी सास की धमकी सुनकर दोनों बहुएं डर जाती है और हरी सब्जियों को बनाना बंद कर देती है। इसी बीच ऐश्वर्या और अर्चना की दोनों नंदें बाहर का खाना शुरू कर देती हैं। डेजी, ये चीज पिज्जा तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आज से पहले मैंने इतना अच्छा चीज पिज्जा नहीं खाया और इस बर्गर ने तो मेरा दिल जीत लिया। ननन जी, आज फिर आप दोनों ने ये बाहर का मैदा वाला खाना मंगा लिया। आप दोनों जानती है ना, ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे तो हमें कोई ताकत भी नहीं मिल सकती है। चुप करो गांव की रहने वाली गवार, तुम दोनों को इन चीजों के बारे में क्या ही पता होगा। तुम दोनों ने तो आज तक ऐसी चीजों को खाया भी नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। एक बार खाकर तो देखो। अपनी हरी पत्तेदार सब्जियों को ना भूल गई तो हमारा नाम बदल देना। ना बाबा, हमें इन मैदे वाली चीजों से तो दूर ही रहना है। अर्चना और ऐश्वर्या अपनी दोनों नंदों को काफी समझाती है, लेकिन वो बाहर की चीजें खाने से बाज नहीं आती और लगातार कई महीनों तक बाहर की चीजें खाती रहती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन रोनित और विशाल को उनके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, जिसके चलते उनके बहुत सारे पैसे डूब जाते हैं और वो लोग गरीब हो जाते हैं। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारा घर भी चला गया। अब हम लोग बिना घर के कैसे रहेंगे? हम लोगों के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। गांव में हमारा एक छोटा सा मकान है, अब हमें उसी मकान में ही रहना होगा। हम गांव में रहेंगे? माँ, आप कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? हम लोग गांव में कैसे रह सकते हैं? आपको पता भी है वो कितनी गंदी जगह होती है, वहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम गांव नहीं गए तो हमें दर दर यहीं भटकना पड़ेगा।
लता की बात सुनकर अनुष्का और डेजी को गांव में जाने के लिए मानना ही पड़ता है, जिसके बाद सारा परिवार गांव में जाकर एक छोटे से मकान में रहने लगता है और रोनित विशाल अपने ही खेत में खेती करके अपने घर का गुजारा चलाते हैं। डेजी अनुष्का शहर में ही बचपन से पली बड़ी होती है, जिसके चलते उन्हें गांव में रहने में काफी परेशानियां होती है। लेकिन वहीं ऐश्वर्या और अर्चना गांव से होने की वजह से उन दोनों को वहां रहने में कोई भी परेशानी नहीं होती। ऐसे ही समय बीतता रहता है। अनुष्का और डेजी की तबीयत अब धीरे धीरे खराब होने लगती है और वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, जिसके चलते डॉक्टर दोनों का चेकअप करते हैं तो बताते हैं, इन दोनों को हरी और पत्तेदार सब्जियां ना खाने की वजह से इनके शरीर में खून की मात्रा बहुत कम हो गई है और ये दोनों कमजोर भी हो गई है। अगर ये लोग हरी और पत्तेदार सब्जियां नहीं खाएंगी तो इनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर लता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लता का परिवार अब बहुत ज्यादा गरीब होता है, जिसके चलते उन्हें हरी पत्तेदार सब्जियों को खरीदने में काफी परेशानी होती है। इसलिए ऐश्वर्या और अर्चना अपने ही खेत में खेती करती हैं और हरी और पत्तेदार सब्जियों को उगाती हैं और तरह तरह की हरी पत्तेदार सब्जियां बनाकर अपनी नंदों को खिलाती हैं, जिसके चलते कुछ ही महीनों में डेजी और अनुष्का की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उसी के साथ उन दोनों को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। भाभी, हमें माफ कर दो। हमने आपके गवारपन और पत्तेदार सब्जियों की वजह से आपका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन आज हम लोग आपकी वजह से ही ठीक हो पाए हैं। मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी तुम दोनों का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज तुम दोनों की ही बदौलत ही मेरी दोनों बेटियां ठीक हो पाई है। अपनी सास और ननद को अपनी गलतियों का एहसास होता देखकर ऐश्वर्या और अनुष्का उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद अब अर्चना और ऐश्वर्या अपने ही खेत में उगी हुई हरी सब्जियों को लेकर बाहर बेचना शुरू कर देती है और उन दोनों की खेतों की सब्जियां काफी हरी और अच्छी होती हैं, जिसके चलते उनकी बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ती है। धीरे धीरे उनके घर की परेशानियां पूरी तरह से दूर होने लगती है और सभी लोग इसी तरह से खुशी खुशी रहने लगते हैं।